बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 10वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 2। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 2 जिसका नाम है HW। और उसमें केवल हमें पढ़ना है आज ऑप्शनल क्वेश्चन को हम लोग रेडी कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा 20 क्वेश्चन आसानी से कर सके पेपर में। तो आइए हम लोग 20 नंबर को सुनिश्चित करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 20 नंबर आपका कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे बोला है कि लसअ 12 21 बराबर 84 दिया गया है। तो पूछा है हमसे मसअ 12 21 यानी 12 21 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है, चार ऑप्शन है हमारे पास A B C और D। जैसे पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, फिर 7 है, फिर 33 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ल से दिया हो, म से मतलब पूछा हो और उसमें दो संख्याएं दी हुई हो, ठीक है, तो इसमें एक सूत्र लगता है। उस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें सूत्र होता है कि पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का म से गुणे ल से होता है, म से गुणे ल से। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ कितना है 12 दिया है, दूसरी संख्या कितना है 21 है, बराबर म से कितना दिया है, इनका म से पूछा है हमसे, तो म से हमें ज्ञात करना है कि इसका कितना होगा। ल से दे दिया है कितना है 84। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 84 गुणा में इधर आएगा क्या होगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 21 बटा क्या 84 बराबर क्या बचेगा म से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 एकम 21, 21 चौक 84, फिर 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो यहाँ पे म से कितना आ जाएगा, इसका म से हो जाएगा, ऊपर 3 बचा है केवल और नीचे 1 बचा है, तो एक का कोई खास मतलब होता नहीं है। इसका म से कितना होगा 3 होगा, यहाँ ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पहला समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये है कि एक बक्से में, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक बक्से में बोला है कि 6 नीला, एक बक्से में 6 नीला 4 सफेद, एक बक्से में 6 नीला 4 सफेद और 8 लाल कच्चे हैं, 8 लाल कच्चे हैं। ठीक है, यदि इस बॉक्स में से, यदि इस बॉक्स में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता बताइए, प्रायिकता होगी, सॉरी प्रायिकता होगी। आइए उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A B C और D है। ठीक है, ऑप्शन A B C D कितना है 3/4 है, 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 0 है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई बॉक्स है, कोई थैला है ना, मान लेते हैं ये बॉक्स है हमारा। इस बॉक्स में बोला है कितने गेंद है, 6 नीली गेंद है, 4 सफेद और 8 लाल है ना। तो यहाँ पे 6 नीला गेंद है, फिर 4 सफेद गेंद है ना, 4 सफेद गेंद है, फिर 8 लाल गेंद है, कंचे हैं, सॉरी 8 लाल कंचे हैं। ठीक है, तो 6 4 8 है। तो आइए यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं। टोटल 6 4 10 8 18 हो गया, तो ये 18 कुल कंचे हो गए, है ना, 18 कुल कंचे हो गए। तो देखिए प्रायिकता पूछा है इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता ना, तो हमसे क्या पूछा है P नीला रंग होने की प्रायिकता, है ना, P नीला रंग होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता का जो सूत्र होता है हम लोगों ने पढ़ा था अनुकूल परिणाम, है ना, बटा में कुल परिणाम। तो इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा में क्या कुल परिणाम। तो यहाँ ध्यान दीजिए भाई, यहाँ बोला है नीला रंग होने की प्रायिकता, तो नीला गेंद कितना था, टोटल 6 गेंद था और कुल गेंद कितना था 18 था, तो अनुकूल बटा कुल ये हो जाएगा 6/18। काटेंगे तो 6 का पहाड़ा 3 बार में कट जाएगा 18, 6 कम 6 6 तियां 18। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक, है ना, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 तथा 38.1 है, 38.1 है। इसका माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य क्या होगा।
यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 38.5 सॉरी 1, फिर दूसरा है 36.15 और थर्ड ऑप्शन है 35, फोर्थ ऑप्शन है 40.05, ठीक है। देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जब सेट नंबर 1 हम लोग पढ़े थे एचबी था, तो उस समय हम लोगों ने एक बात बोला था, हमने बोला था आपसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे इस पे तो लगभग ये क्वेश्चन आपका ये फिट हो जाएगा, सही से अच्छे से आ जाएगा। इसमें कौन कौन सा, जैसे बहुलक है, माध्यक है और माध्य है, 3 चीजें होती हैं। तो हमने पढ़ा था आपको, हमने बताया था आपको कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन होता है ना। तो उस समय हम लोगों ने पढ़ा था सूत्र जो होता है, सूत्र था हमारा कि बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर क्या था, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, एक ही बात है ना, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है। इनमें से हमने बोला था कि कोई 2 देगा, एक तीसरा हमें निकालना होगा। तो इस बार हमें क्या दिया है, बहुलक दिया है, माध्यक दिया है। बहुलक कितना है 42, तो यहाँ बहुलक के पास लिखेंगे 42 गुणे 3 गुणे माध्यक, देखिए माध्यक हमें कितना दिया है 38.1, फिर माइनस 2 गुणे माध्यक, ठीक है। हमसे माध्य पूछा है, तो एक काम करते हैं, ये 2 माइनस में है माध्य, इसको बराबर की इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा 2 गुणे माध्य प्लस में हो गया, और उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, फिर दशमलव एक स्थान पे तो एक स्थान पे लगा देंगे, 3 8 24 के 4 हंस लाए कितना 2, 3 3 9 और 2 11 हो गया, और ये प्लस में है उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे माध्य बराबर कितना होगा, घटा लीजिए भाई, यहाँ 0.3 पीछे रहेगा, फिर उसके बाद 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा 2, फिर 11 में से 4 गया 7, तो 72.3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम उधर गुणा में भाई तो उधर भेजेंगे भाग में होगा, तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर हो जाएगा 72.3/2। अच्छा, दशमलव के बाद देखिए हम जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं, सम संख्या बनाने के लिए, ताकि ये 2 से आराम से कर सके। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, है ना, यहाँ देखिए 3 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 6 होगा, 2 3 6, फिर एक बचेगा 2 6 12, है ना, फिर दशमलव के पास दशमलव आएंगे, फिर 30 का आधा कितना होता है 15, तो आंसर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 36.15, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस पर, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि वर्ग अंतराल लिखा है, ठीक है। नंबर 4, ठीक है। एक में हमें लिखना है वर्ग अंतराल, ठीक है, और दूसरे में इसका लिखना है बारहमारता, है ना, बारहमारता। तो ये वर्ग अंतराल हमारा 0 से 5, फिर 5 से 10 है, फिर 10 से 15 होगा, है ना, 15 है, 15 से 20 है, ठीक है, फिर 20 से 25 तक है, कॉलम और इसमें बढ़ेगा, तो 20 से क्या है 25 तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 7 11 15 और 18 और 9। इसमें हमसे पूछा है कि इस बारहमारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा, है ना, पूछा है उपयुक्त बारहमारता बंटन का बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं ए बी सी और डी। तो आइए देखते हैं इसको, हमारे चारों ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। पहला ऑप्शन है 0 to 5 है, फिर 5 to 10 है ना, फिर 10 to 15 है, ठीक है, फिर 15 to 20 है, सुनिएगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, हमें देखिए कॉलम दिया है, एक ऐसे कॉलम बनाया है जिसमें एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ लिखा है बारहमारता। वर्ग अंतराल कितना कितना पे है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और यहाँ पे उसकी बारहमारता दी है 7 11 15 18 और 19। पूछा है उपयुक्त बारहमारता बंटन का बहुलक वर्ग, इसी में हमें ये बहुलक वर्ग पूछा है, ठीक है ना। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसा अगर साड़ी मतलब ऐसा अगर आपको तालिका बनाया हुआ है ना, तो इसमें अगर बहुलक वर्ग पूछता है तो बहुलक वर्ग हम कैसे पहचानते हैं, जिस जिस वर्ग की बारहमारता, जिस वर्ग अंतराल की बारहमारता सबसे अधिक होगा वही वर्ग अंतराल उसका बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसमें बारहमारता यहाँ 7 है, 11 है, 15 18 और 9 है, तो सबसे ज्यादा 18 है, सबसे बड़ा बारहमारता इसमें क्या है 18 है, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पांचवा। पांचवा बोला है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई, है ना, लिखा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से, फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। इसमें ऑप्शन दो देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या लिखा है 1/52, तो ये 1/52 हो गया, फिर 1/13 है, फिर 3/13 है, फिर 1/4 है। तो आइए देखते हैं बच्चा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें से 26 लाल पत्ते होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और 26 पत्ते जो होते हैं वो हमारे काला रंग के होते हैं, ठीक है।
ये जो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं ये भी 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। और जो काला रंग का 2 पत्ता होता है 26, वो भी 2 भागों में बटा होता है। ये जो 26 लाल होता है इसमें से 13 पान का पत्ता होता है ना, 13 पान का पत्ता होता है और 13 इसमें से होता है हमारा ईंट का पत्ता होता है, ठीक है। 13 ईंट का पत्ता, और जो 26 काला पत्ता होता है उसमें उसमें हमारा 13 चीड़ी का पत्ता होता है ना, पत्ता चिड़ी का पत्ता, और बाकी का जो 13 पत्ता होता है वो हुकुम का पत्ता होता है, ठीक है। हुकुम का पत्ता होता है। तो ये जो पान का पत्ता होता है इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका एक सिंबल बना होता है, ताश की पत्ते पे हर एक पत्ता पे ऐसे पान के जैसा है ना सिंबल बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पान का पत्ता, हर्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ईंट का पत्ता जो होता है उस पे ऐसे ईंट के आकार का एक आकृति बनाता है जो लाल रंग का होता है, ठीक है। पान का पत्ता हम इस सिंबल से पहचानते हैं, ईंट का पत्ता हम इससे पहचानते हैं, ठीक है। चिड़ी का पत्ता हम ऐसे पहचानते हैं जो इस तरीके से अपना बना रहता है उस पर, ठीक है। और हुकुम का जो पत्ता है वो इस तरीके से बना रहता है अपना, ऐसे उल्टा हर्ट के आकार का रहता है, ठीक है। तो इस ये सारे 13 पत्ते होते हैं जिनमें से एक नहीं होता है किसी पत्ते में, तो उसको हम लोग इक्का बोलते हैं, है ना। इक्का बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में एस बोलते हैं। तो ये पान का इक्का होगा, ये ईंट का इक्का होता है, और ये चिड़ी का इक्का है ना। चिड़ी का इक्का एक होता है और एक होता है हुकुम का इक्का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इक्का के बाद इसमें 2 नंबर लिखा रहता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सब में 10 तक के नंबर लिखे रहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनको लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर 1 2 1 तो नहीं रहता है, एक के स्थान पे इक्का होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इतना होने के बाद इसमें ठीक है, इसमें 3 पत्ते अभी 10 हुए ना, देखिए 1 से लेके 10 तक हो गए 10 टोटल। अभी 3 पत्ते इसमें बचे हैं। 3 पत्तों में एक बचा है जैक। जैक को बोलते हैं हम लोग गुलाम, है ना, ठीक है। और दूसरा गुलाम इसको हम जे से शो कराते हैं, पत्ता पे भी जे ही लिखा रहता है, ठीक है। फिर अगला होता है क्वीन, QUEEN। क्वीन माने होता है बेगम या रानी, ठीक है। क्वीन माने होता है बेगम या रानी, जिसको हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। फिर होता है किंग। किंग माने होता है राजा या बादशाह, बादशाह या राजा, है ना। बादशाह या राजा एक ही बात है, राजा बादशाह, ठीक है। देखिए राजा को ऊपर कर लेते हैं, ठीक, राजा या बादशाह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको के से शो कराते हैं। तो ये जो 3 पत्ते होते हैं ना, जो जैक मतलब गुलाम के पत्ता, बेगम या बादशाह, बेगम या रानी का पत्ता, राजा या बादशाह का पत्ता, इस पे चित्र बना होता है। इन तीनों पत्तों पे क्या होता है, चित्र। ऐसे ही सब में बनता है। 10 पत्ते तो यहाँ से लेके हो गए, 3 पत्ते बचेंगे जैक, क्वीन और किंग, है ना। इसमें भी बचेंगे जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। इसमें भी बचेंगे 3 पत्ते जैक, क्वीन और किंग, और 1 से लेके 10 तक 10 पत्ते हो गए, तो 3 पत्ते ये हो गए। ये जो 3 पत्ते लास्ट के मैंने बताए, इन सब पे फेस बना होता है, जिसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, है ना। जिन पर कोई ना कोई चित्र बनाता है, जिनको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर या चित्र एक ही बात है, तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इन 52 पत्तों में हम देखेंगे कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। तस्वीर वाले पत्ते 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गए। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12। और कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो प्रायिकता का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल पत्ते कितने हैं, 12, और कुल पत्ते कितने हैं, 52। इसको कट कर लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 तियां 12, फिर 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52 होता है। 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक परिमेय संख्या, है ना। क्वेश्चन बोला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दिया है, ए है कि सदैव अपरिमेय संख्या, इसमें कह रहा है सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी है सदैव परिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या। ऑप्शन सी है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों। ऑप्शन नंबर डी है शून्य। बात का ख्याल रखिएगा कि
कोई भी परिमेय संख्या है ना, अगर कोई परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या हमारे पास है ना, क्योंकि इसमें बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर माने उनके बीच घटाव। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे अंतर पूछे है ना, चाहे योगफल पूछे, चाहे उन दोनों का गुणा पूछ ले और चाहे उनका भागफल पूछ ले, दो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका योगफल, अंतर, गुणा और भाग सब के सब क्या होते हैं, सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे सदैव परिमेय संख्या बोला है लेकिन सदैव परिमेय संख्या नहीं होता है। एक परिमेय दिया है और एक अपरिमेय दिया है, तो उनको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन है इसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को रूट के रूप में कैसे पहचानेंगे, जब कर्ली लगाओ तो कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई संख्या है, अगर वो रूट से बाहर निकल पा रहा है पूर्ण रूप से, अगर वो पूर्ण वर्ग है या पूर्ण रूप से वो कड़ी से बाहर निकल पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर वो कड़ी से बाहर नहीं निकल पाता है तो हम उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर वो रूट में, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अगर कहीं हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख जाए तो हम उसको क्या वापस से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, तो हम वापस इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 7 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होगा, और अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7। अभी दोनों रूट से बाहर निकल के इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई बस में, तो हमसे पूछा था इनमें से कौन सा परिमेय संख्या होगा, है ना, कौन परिमेय संख्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बाकी ये सब अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है पहला कि 2a, दूसरा ऑप्शन लिखा है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, तीसरा ऑप्शन लिखा है अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ab, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है अंडर रूट में क्या, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर पूछता है तो हम उसके लिए सूत्र क्या लगाते हैं और यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बिंदु हमारे पास a है और दूसरा बिंदु कोई क्या है, b है ना, और a का निर्देशांक अगर हमें x1 और y1 दिया है ना, और b का निर्देशांक अगर हमें x2 और y2 दिया है, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो ए बी, या हम इसको डी से शो कराते हैं, ए बी या डी बराबर क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, अगर x2 पहले लेना है x1 बाद में तो यहाँ y2 को पहले लेंगे y1 को बाद में लेंगे, और यहाँ पे अगर हम x1 को पहले ले रहे हैं x2 को बाद में तो यहाँ y1 को पहले लेना होगा y2 को बाद में लेना होगा। ठीक है, वैसे ही अब हमारे पास यहाँ पे दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो पहले बिंदु का जो निर्देशांक है हम इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे, है ना, और जो दूसरा बिंदु होगा उसके कोऑर्डिनेट को या निर्देशांक को हम लोग क्या मान लेंगे, x2 और y2 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए तो हम इसी सूत्र में लगा देते हैं, यही हमारा सूत्र है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 a है और x2 क्या है, b है, तो लिखेंगे a माइनस b का क्या होल स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास है यहाँ फार्मूले में कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे b है और y2 की वैल्यू क्या है, माइनस a है, तो लिखेंगे y1 की वैल्यू b माइनस और y2 की वैल्यू है माइनस a। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस a है, तो हम इसको लिख देंगे इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, दो बिंदु दिया होगा, सबसे पहले हम पहले बिंदु को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेंगे, इन दोनों में से कोई एक सूत्र याद कर लेना आप, उनमें से काम चल जाएगा, दोनों एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता दोनों में। ठीक है, कोई एक आप याद करके उसमें वैल्यू पुट करके हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हमारा देखिए माइनस से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर जाके चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस a का क्या होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसको इधर हल कर ले रहे हैं,
है ना। देखिए यहाँ पे हमारा अंडर रूट है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर प्लस फिर b प्लस a या a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ देखिए 2ab से प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो बार बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखेंगे कि a स्क्वायर हमारा दो बार है तो लिखेंगे 2a स्क्वायर, b स्क्वायर भी यहाँ पे दो बार है तो लिखेंगे 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। के शून्यांकों का योगफल होगा। इसमें ऑप्शन दिया है, वो चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसमें ऑप्शन नंबर एक है, फिर 4 है, -4 है और 1/4 है। देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल होता है क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जब सूत्र पढ़े थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0, ठीक है। तो अगर इसके दो मूल हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, मूल का मतलब होता है इसका हल, इसके दो हल मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, उसी शून्य को ही हम मूल या शून्य को ही हम हल उसका भी बोलते हैं, है ना। तो शून्यकों का योगफल बोले, मूलों का योगफल बोले, हलों का योगफल बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसके दो मूल या हल अल्फा और बीटा है ना, तो इनके मूलों का योगफल क्या होता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बोलेंगे, एक्स का गुणांक बटा में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही ये सवाल लिखा है, तो आइए देखते हैं सवाल हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है बराबर 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसका तुलना हम करा लें पहले किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ हम क्या कर लें, तुलना कर लें। तो अगर हम कंपेयर कराएंगे यहाँ पे, है ना, कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे हमें a का मान कितना मिलेगा 4, b का वैल्यू मिलेगा -4 और c का वैल्यू मिलेगा 1। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, a की जगह पे कौन है 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, x के स्थान पे x है, b के स्थान पे -4 है तो b की वैल्यू -4 हो गई, और c की जगह पे 1 है तो c का वैल्यू 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि दो मूल हैं अल्फा और बीटा, और हमसे पूछा है कि इनका योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास -b/a। तो देखिए माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास -4 अपान में a की वैल्यू क्या है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे अगर ये सूत्र आपको याद है ना, कि मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये माइनस सूत्र का हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक कौन है -4, तो हम यहाँ लिखेंगे -4 अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर 4 अपान नीचे 4 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हालांकि ऐसे भी एग्जाम में हल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप ऐसे हल कर लेना, जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, फर्स्ट वाला, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रैखिक समीकरणों से बोला है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। इसमें और देंगे तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो हमें समीकरण मिला है, समीकरण के ये जो दो समीकरण मिला है, इन दोनों समीकरण को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराते हैं, और दूसरे समीकरण को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराते हैं, है ना। तुलना करा के यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकालते हैं, फिर उनका हम अनुपात निकालते हैं, और उन अनुपात में जो कंडीशन बनता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम अनुपात निकालते हैं और अगर a1 अपान a2 का वैल्यू, है ना, ये पहला कंडीशन है कि अगर ये a1 अपान a2 का वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर नहीं होता है ना, तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। अगर ये दो रेखाओं के समीकरण को शो करता है, तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि इन दोनों के x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं एक बिंदु पर, और एक बिंदु पर चूंकि प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका एक हल होता है ना, एक हल होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर a1 अपान a2, ठीक है, वो इक्वल हो किसके,
B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं हो C1/C2 के। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं हमारी क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बन पाता है। जब उनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनता है, इनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन तीसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें A1/A2 और B1/B2 का बराबर हो जाए, A1/A2 और B1/B2 भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और C1/C2 भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होते हैं। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इस कंडीशन में इनमें अनंत बिंदुओं को बनाया जा सकता है, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। आइए में तो ये तीन कंडीशन होता है। अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो उसका एक हल बनता है, और अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो उनमें कोई हल नहीं होता है। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और ये C1/C2 के भी इक्वल हो, यानी तीनों आपस में जब बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगे तो उस पर अनंत हल बनते हैं, इसलिए इसका अनंत हल होता है। तो हमें भी क्या करना है, इनसे तुलना कराना है और उसके बाद ये सारे अनुपात में से चेक करना है कि कौन सा वैल्यू कौन सा ये हमें मिल पा रहा है, ये वाला अनुपात की ये वाला की ये वाला। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बेटा हम इसको प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस में होगा तो लिखेंगे x - y - 8 = 0। हम इसका तुलना किसके साथ कराएंगे, पहले वाले समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से, है ना। जब हम इससे तुलना कराएंगे तो यहाँ देखिए x के प्लेस पे x है, A1 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम A1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर y की जगह पे y है और B1 की जगह पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मान लेते हैं, तो यहाँ B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है ये वाला, इसकी तुलना हम दूसरे समीकरण इससे करा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x - 3y = 16 है, तो लिखेंगे 3x - 3y। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इधर +16 है, बराबर की इधर ले आएंगे तो क्या होगा, -16 हो जाएगा, तो लिखेंगे -16 = 0। अब हम इसका तुलना किसके साथ कराएंगे, A2x + B2y, है ना, प्लस C2 बराबर क्या, 0। ठीक है, इससे अगर हम तुलना कराएंगे तो देखिए x के प्लेस पे x है तो A2 के प्लेस पे कौन हुआ, 3 हुआ, फिर y के प्लेस पे y हुआ, तो B2 के प्लेस पे कौन है, सॉरी यहाँ देखिए y के प्लेस पे y है, B2 के स्थान पे कौन है, तो B2 के स्थान पे कौन होगा, -3 होगा, C2 के स्थान पे कौन होगा, -16 होगा। आई बस में, चलिए तो यहाँ से हमने A2 B2 और C2 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों का अनुपात निकालना होगा। उसके बाद चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू, है ना, A1 की वैल्यू 1 है ना, और A2 की वैल्यू देखिए 3 है तो 1/3 हो गया। फिर हम निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू है -1 और B2 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। और फिर उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे C1 और C2 की वैल्यू, है ना, C1/C2 की वैल्यू। C1 की वैल्यू देखिए क्या था यहाँ पे, -8 था, और C2 की वैल्यू क्या है, -16 है। इनको हम कट करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 8 × 8 8 दूना 16 हो गया, तो 1/2 हो गया, यानी C1/C2 की वैल्यू 1/2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 की वैल्यू 1/3 आई थी, B1/B2 की वैल्यू भी 1/3 आई थी, लेकिन C1/C2 की वैल्यू 1/3 नहीं है। तो इन तीनों को ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि A1/A2 का जो वैल्यू है वो B1/B2 के वैल्यू के इक्वल है, लेकिन B1/B2 की वैल्यू जो है वो C1/C2 के वैल्यू के इक्वल नहीं है, यानी हमें ये कंडीशन मिल रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा कंडीशन है हमारा, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि जब ऐसा कंडीशन बनता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस में। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, x - y - 8 = 0। यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू होती है वो A1 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो B1 की वैल्यू होती है ना, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो C1 की वैल्यू होती है, -8 हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3x - 3y और 16 प्लस में इधर आएगा -16 = 0 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारा A2 का वैल्यू हो गया 3, फिर B2 का वैल्यू हो जाएगा -3 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -16। है बस में, यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ से ये वैल्यू निकाल लिया। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3, तो 1/3 हो गया। फिर हम निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू कितनी है, -1 और B2 की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। फिर C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है,
-8 और C2 की वैल्यू कितनी है -16, इसको कट करेंगे तो माइनस माइनस 8 एकम 8, 8 दूना 16 तो 1/2 आएगा। देखिए ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि A1/A2 जो है वो बराबर है किसके, B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आपका काम आएगा जो सूत्र याद करने के लिए हमने बोला था। अब आपको ये कंडीशन एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये कंडीशन किसका है। तो ये कंडीशन जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तब की कंडीशन है, और इस कंडीशन में इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं बनता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि इन दोनों रैखिक समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन में 11 बोला है कि यदि, यहाँ पे बोला यदि x स्क्वायर माइनस के एक्स, है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, कह रहा है कि इसका एक मूल 2 है, का एक मूल क्या है 2 है, तो k का मान बताना है। तो k का मान ज्ञात करिए, आप बताइए k का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे अभी देखा था कि जैसे कोई भी द्विघात समीकरण लिखा है, जैसे यही द्विघात समीकरण उतार लेते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है तो अगर इसके कितने हल होंगे, तो भाई मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 हल होंगे, तो एक हल को मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा हल को मान लेते हैं क्या है, बीटा है। इसमें अल्फा की वैल्यू का एक मूल दे दिया है, यानी हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू 2 दे दिया है, तो हमसे पूछा है के का मान क्या होगा। ठीक है, बीटा की वैल्यू अभी हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा था कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, है ना। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन इस पे किया था, अपान में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिएगा भाई फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक कौन है, माइनस के है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और अल्फा की वैल्यू 2 दिया था, प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, इसको होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, है ना। इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटा में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें अचर पद कौन सा है, इसमें अचर पद मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो -8 है ना, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ से देखिए 2 से काट देंगे तो 4 बार में ये 8 कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितना, -4, और बीटा की वैल्यू -4 है तो यहाँ रख देंगे, के की वैल्यू पता हो जाएगी हमें। तो के बराबर कितना था 2 प्लस बीटा था, तो जाएगा 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -4 आई, तो -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा, -2। इसका मतलब है कि हमारे पास के का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, दूसरा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल का फार्मूला ये होता है और उसके गुणनफल का फार्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलते हैं। बोला है कि 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद पूछा है, का 20वां पद होगा, है। तो भाई देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला होता है उसको आप याद कर लीजिएगा। nवां पद का फार्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जहां a हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है ना, a हमारा क्या होता है, प्रथम पद, है ना, और d क्या होता है, सार्वांतर होता है। सार्वांतर का मतलब होता है कि दो पदों के मध्य कितने का अंतर होता है, और n हमारा क्या होता है, उसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे देखिए प्रथम पद a का मान, इस सवाल को हल करने के लिए हमें a और d का मान चाहिए। तो a का मान कितना है, प्रथम पद हमारा 10 है, फिर d का मान कितना होगा, तो 7 माइनस 10। हम बताए थे इसमें आपकी लास्ट वीडियो में भी कि इसमें से लास्ट सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाला टर्म्स माइनस करते हैं, ऐसे थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस 10 करेंगे हम, है ना, 7 माइनस 10 करेंगे तो आएगा इसका आंसर -3। तो डी की वैल्यू -3 हो गई, और एन की वैल्यू दे दिया है कि 20 पद हैं, मतलब 20वां पद बताना है तो 20। तो हम फार्मूला लगाएंगे फिर से, a1 इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a n की वैल्यू 20 रखेंगे, तो a 20 का मतलब 20वां पद, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो 10 रखेंगे, प्लस n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू हमारे पास था 20, यहाँ भी 20, तो रखेंगे 20 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना था, -3। इसको हल करेंगे तो 10 प्लस, यहाँ देखिए 20 में से गया 19, 19 गुणे -3, है ना, ये जाएगा 10 प्लस 19 दिया माइनस 19 दिया 57 ना, -57, तो -57 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 47। इसका 20वां पद कितना आएगा, माइनस का 47 आएगा। ये हमारा पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल हो, nवां पद का अगर सूत्र निकालना हो तो आप ये सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन दोबारा बने तो आप कर सकें। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए 13 है, लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली
ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तब पूछा है हमसे कि PQ की लंबाई होगी। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर, यहाँ एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा ऐसे PQ खींचा गया है। मान लेते हैं इधर कहीं क्या है, Q है, ठीक है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ O से लेकर Q तक की लंबाई कितनी है? O से Q तक की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है? 12 सेंटीमीटर। तो बोला है PQ की लंबाई कितनी होगी? हमसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है कि ये लंबाई कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? x होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सर्कल जब पढ़ा होगा तो ये 10 सेंटीमीटर देखिए त्रिज्या है, तो त्रिज्या वृत्त की हर जगह बराबर होती है ना। त्रिज्या अगर एक जगह 10 है तो हर जगह 10 ही होगा। तो यहाँ पे अगर r बराबर 10 है तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना होगा? r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता अभी नहीं है, इसको हम फिलहाल अभी हटा देते हैं, है ना। हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब सर्कल में पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रमेय था कि अगर किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा को केंद्र से अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जैसे ये स्पर्श रेखा था एक, और केंद्र से सेंटर से अगर हम इसको मिलाएंगे यहाँ पे इसके स्पर्श बिंदु को, यहाँ पे कितने इसका कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो त्रिभुज OPQ है, तो त्रिभुज OPQ क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। OPQ क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा, है ना। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण कितना है, ये हमारा OQ है ना। कर्ण OQ है तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर, है ना, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलिए इतना बहुत वो नहीं है, एग्जाम में इसको लिखना तो है नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऐसे ही लाना है। तो ये OQ हमारा कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की लंबाई कितनी है? 12 है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। लंब की लंबाई कितनी है? 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। और आधार कितना है? यही हमारा PQ या x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ या x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी हम फिलहाल x का लिख लेते हैं, x का स्क्वायर। फिर हमें x का मान चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे, ये प्लस में तो इधर क्या होगा? माइनस में। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर कितना? x का स्क्वायर। अब यहाँ 100 देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर कितना? x का स्क्वायर। तो 144 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। तो चलिए हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना? 44। x बराबर हो जाएगा कड़ी में 44, है ना। कड़ी में 44 को गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 44 तो लिख ही सकते हैं। 4 गुणे 11, 11 चौक 44 होता है। कड़ी में 4 का मान होता है 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 11 रह जाएगा। 2 कड़ी में 11 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, है ना। यदि दो घनों, है ना, बोला है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है A, B, C और D। यहाँ ऑप्शन A है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो हमें बताना है इसको। तो तक आप लोग क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है कि दो घनों, है ना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक घन है ऐसे, ठीक है, एक घन है हमारे पास ऐसे, यहाँ पे 2 घन है ना। तो एक और घन हमें बनाना होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं एक घन हमारे पास और ऐसे, है ना। और ये क्वेश्चन में बोला है कि 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक माने दोनों का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर इसका आयतन कितना होगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा हमें नहीं मालूम x है ना,
तो यहाँ पे या फिर ऐसे रहने दीजिए, दोनों का आयतन क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन जो होता है ना, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो भुजा तो हमें इसमें दिया नहीं है, हमें आयतन दिया है, आयतन इधर रखेंगे तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ या 8 को हम लोग किसका लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब बराबर भुजा का क्यूब, है ना। क्यूब से क्यूब कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। भुजा कितना होगा 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो भुजा होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी भी भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों का आयतन सेम था। तो यहाँ पे बोला है कि इनके संलग्न फलकों को एक सिरे के साथ दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ देते हैं। अगर हम इनको ऐसे पकड़ के इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास आकृति कैसा दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, वो फिगर कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा, है ना। यहाँ से अगर हम दोनों घनों को जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई देखिए, पहले घन का ये 2 यहाँ से यहाँ तक 2 था, यहाँ से यहाँ तक दूसरे वाले का भी 2 था, है ना। घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो बेटा इसकी चौड़ाई 2 होगी, इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 2 होगी। वैसे ही इसकी चौड़ाई भी 2 होगी, इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब हम दोनों घनों को एक साथ मिलाएंगे यहाँ पे, तो इनका ये जो आधार था, यहाँ से यहाँ तक 2 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये मिलकर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। बाकी ये जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, और इसकी जो ऊंचाई थी वो भी कितना रहेगा 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। चेंज किसमें होगा, जब जोड़ेंगे तो नीचे का आधार उसका जुड़ेगा, आधार 2 इसका था, 2 इसका था, तो टोटल कितना हो गया 4। जब हम इसको जोड़ दिए तो ये एक घनाभ बन गया, है ना। तो ये जो घनाभ बना है, तो घनाभ में लंबाई कितना है, लंबाई एल का मान 4 दिया है, इसकी चौड़ाई कितनी है बी का मान 2 दिया है ना। बी माने ब्रेड्थ होता है 2, और ऊंचाई एच का मान भी कितना है 2 है। तो हमसे क्या पूछा था, इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ना, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब भाई इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला 2, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 4, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस बी एच है तो बी की वैल्यू 2 इंटू एच की वैल्यू 2, फिर एच एल है तो एच की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू कितना है 4 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 8 16 4 20, और 20 का दुगना कितना होता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे बन रहा है। आपको ये फार्मूला याद करना ही होगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये देखो बेसिक चीजें हैं, फार्मूला याद करना होगा। अभी हमने क्वेश्चन में जहां जहां जिसका यूज हो रहा है हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, बट आपको फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। छोटा क्वेश्चन लगाना हो चाहे बड़ा क्वेश्चन लगाना हो, बिना फार्मूले के आप एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है इसको याद करिए भाई, समय है अभी। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ए बी सी और डी। ए दिया है 120 डिग्री, बी दिया है 90 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे होगा। देखिए सबसे पहले त्रिज्यखंड होता क्या है, जैसे अगर कोई सर्कल है, इनमें 2 त्रिज्या हैं, तो किसी सर्कल के किसी 2 त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। फिर हम लोगों ने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि 2 त्रिज्या और एक चाप दिया हो, उनके मध्य बनाम कोण थीटा हो, तो इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया है ना, इस त्रिज्यखंड का एरिया के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमें दे दिया है 154, है ना, बोला है ना कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया 154, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के पास लिख देंगे 154, ठीक है। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, इसमें आर हमें कुछ दिया है, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर इधर है तो इधर भी 14 होगा, तो यहाँ आर का मान हमें क्या रखना है 14 × 14, ठीक है। देखिए 22 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 7 बार, तो 22 पंजे 110, 22 छक्का 132, 22 साते 154 होता है, 7 बार में ये कट जाएगा। फिर देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर यहाँ से देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 180 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा, यहाँ थीटा बचा है और यहाँ पे क्या बचा है 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा था वही कि इनके बीच कोण कितने अंश का बनेगा, तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। त्रिज्यखंड का सिर्फ यही फार्मूला नहीं, त्रिज्यखंड से संबंधित जितने भी फार्मूला थे आप उन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। 16 नंबर है कि 2 sin 30 इंटू कॉस 30 का मान है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है 1, फिर 1/2, फिर √3, फिर √3/2, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमें 2 दिया है, उसको लिख लेते हैं। 2 sin 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है ना, ये हमें निकालना है। तो 2 हो गया अपनी जगह। sin 30 का मान देखिए होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, √3/2। तो √3/2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है sin 2 थीटा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे 2 sin 30 इंटू कॉस 30 लिखा है, बस यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 30 हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 2 इंटू थीटा की जगह 30, तो ये जाएगा sin 60, मतलब 30 गुना 60, तो sin 60 का मान √3/2, तो भी हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान हो, ठीक है। इसमें ऑप्शन लिखा है ए बी सी और डी। यहाँ पे ऑप्शन है जैसे 3/7, फिर 4/7 है ना, फिर 3/5, 4/5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, पीछे वीडियो में मैंने बताया गया है कि लाल बटा कक्का, है ना। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमने बताया था कि साइन थीटा होता है, फिर इसके बगल में होता है कॉस थीटा, फिर इसके बगल में होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा और उसके जस्ट बाद होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा दिया है, हमें साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो यहाँ साइन थीटा की देखेंगे वैल्यू, यहाँ से क्या होता है, तो L/K होता है। L का मतलब लंब होता है, K का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये थीटा है, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है, हमें आधार निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है, यही हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 9 प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 7, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 7 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट में 7, ठीक है। फिर लाल बटा कक्का से हमको पूछा किसका मान है, हमको मान पूछा है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर यहाँ से देखिए क्या होगा, लंब बटा आधार यानी L/A। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें बोला है कि cos A, है ना, प्लस cot A, फिर अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस cos A, है ना, का मान होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन लिखा है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी है। तो ऑप्शन नंबर ए है cos A, है ना, ऑप्शन नंबर बी है tan A, ऑप्शन नंबर सी है sec A और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे sin A। तो ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है cosec A प्लस cot A फिर यहाँ लिखा है 1 माइनस cos A। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला, है ना, यहाँ पे पढ़ा था कि cosec A इक्वल टू होता है 1/sin A, ठीक है। तो यहाँ cosec A की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/sin A प्लस, ऐसे ही हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि cot A इक्वल टू होता है cos A/sin A होता है ना। यहाँ cot A इक्वल टू की जगह पे क्या लिखेंगे, cos A अपान में क्या, sin A। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस cos A ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका हर बराबर है तो अंश डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos A अपान में क्या sin A, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos A। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अपान में कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी लिख रहा है हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे अगर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a होगा, अपान में क्या होगा, साइन a होगा। और 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर a अपान में क्या होगा, साइन a होगा। फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर हम कॉस को उधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा हो तो उसके स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए पहले से था, है ना। तो एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा तो ऊपर एक साइन ए बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और इधर का ये जो सारा लिखा हुआ है ये सब फार्मूला है, तो भाई इतने फार्मूले की सहायता से ये हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो ये सब सवाल हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक। तो अगर आप इसको यूज करते सॉल्व करते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा तो याद हो जाएगा सब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर ए, दूसरा है माइनस टेन स्क्वायर ए, तीसरा है -1, चौथा है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान क्या होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला देखेंगे। देखिए भाई, टेन ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए अपान में क्या कॉस ए। फिर दूसरा फार्मूला होता है कॉट ए इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कॉस ए अपान में क्या साइन ए। ठीक है, उसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस टेन का वैल्यू देखिए साइन ए अपान कॉस है, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम इधर का भी स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में क्या कॉस स्क्वायर ए, और सबके अपान में है 1 माइनस कॉट ए की वैल्यू इतना है, चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम भी वहाँ स्क्वायर लगा के लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए अपान क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर हम इसका लस लेंगे, कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए है ना माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपान कॉस स्क्वायर ए, होल अपान कॉस स्क्वायर ए। फिर होल अपान में यहाँ साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, और होल अपान में क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किनारे का गुणा किनारे, बीच का गुणा बीच में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए का गुणा इसके साथ होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। पहले इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए को हम आगे लिख देंगे, और ये माइनस में हो जाएगा तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए को बाद में। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा हमारे पास ये बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए का गुणा हमें करना होगा किसमें, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस। अब देखिए साइन अपान कॉस था तो हम उसको टेन लिख रहे थे, साइन अपान कॉस को क्या लिखेंगे टेन। यहाँ साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर ए है ना। ये माइनस पहले से था, साइन अपान कॉस को टेन लिखते हैं, चूंकि स्क्वायर में था तो हम टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारा 20 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दिए गए चित्र में लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में यदि एच टी समांतर क्यू टी और क्यू एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एस आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और पी टी इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर है तो टी आर का मान होगा। यहाँ ऑप्शन लिखा है चार, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन में पहला है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 1.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 1 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फिगर अभी नहीं बना पाए हैं क्योंकि स्याही खत्म हो गया था, तो अभी हम फिगर बनाते हैं इसका, फिर अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले हम इसका फिगर बनाएंगे है ना। फिगर हमारे किताब में इसमें क्वेश्चन में बोला है, दिया भी है ना, फिगर यहाँ किताब में क्वेश्चन में दिया है। ऐसे है फिगर, एक ट्रायंगल है ना, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ पे R है ना, और यहाँ पे एक रेखा ऐसे गई हुई है जो 2 पॉइंट से होके जा रहा है यहाँ से है ना। ये रेखा हमारी ऐसे है और इधर क्या है ऐसे है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे S है और यहाँ पे क्या है T है। ये है पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ये है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे टी आर का मान पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। ये एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, ये एक्स है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया है, हमसे बस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछा है। देखिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था है ना, थेल्स प्रमेय था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई ट्रायंगल जैसे ए बी सी है मान लेते हैं है ना, कि यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल में इनके यदि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर अगर हम ऐसे कोई रेखा खींचते हैं, मतलब मान लेते हैं बीसी के समांतर हमने एक रेखा डी खींचा, तो किसी भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो ये जो दोनों रेखाएं, ये जो रेखा होती है अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। तो इनके द्वारा बनने जो भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है, समझेगा।
तो वैसे ही यहाँ पे दिया है कि चित्र में एस टी जो है क्यूपी के समांतर है, ये एस टी जो है ये क्यूपी के क्या है, समांतर है। तो क्यूबेस की वैल्यू 3 दिया है, तो क्यूबेस की वैल्यू यहाँ से देखिए, क्यूबेस की वैल्यू कितनी है 3, एस आर की वैल्यू 1.5 है, एस यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, इनकी वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। फिर पीटी की वैल्यू 2.8 है, तो पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो पीटी की वैल्यू 2.8 है। तो हमसे पूछा है टी आर का मान कितना होगा, टी आर का मान कितना होगा। तो जब आपको पता है कि जब कोई भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींचते हैं तो इनके द्वारा ये जो अनुपात होते हैं ये बराबर होते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से। ऐसे ही एस टी यहाँ पे क्या है, एस टी समांतर है पी क्यू के, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थेल्स प्रमेय लगेगा, तो इनमें भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे आर एस अपान एस क्यू, है ना, आर एस अपान एस क्यू बराबर होगा आर टी अपान टीपी के, है ना, आर टी अपान टीपी के। ठीक है, आर एस की वैल्यू देखिए 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे, एस क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिखेंगे, और आर टी की वैल्यू कितनी है, आर टी की वैल्यू x है तो x लिखेंगे, है ना, और टीपी की वैल्यू कितनी है 2.8 है तो 2.8 लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे हल करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमें इधर भेजना होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2.8, है ना, ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, अपान में कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दें डायरेक्ट, है ना, 10 इसके लिए 10 इसके लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। जब पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 15 गुणे 28 बटा में क्या 3, 3 पचे 15, तो x बराबर हो जाएगा 28 पचे 140 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे 140 सेंटीमीटर होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। जब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का पॉइंट हटेगा, लेकिन नीचे हमारा 300 रहेगा, तो 3 से कट करेंगे तो 100 टाइम जाएगा, तो 140 बटा 100 होगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो x इक्वल टू एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 1.4 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरे सेट का। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 3 के साथ। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन था, 20 समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।